आज हम बात करेंगे अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए हमने क्या जतन किए हैं, इसके ऊपर हम एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं। देखिए, किसी भी देश में या विदेश में जब सरकार में बदलाव आता है तो वो सरकार अपने अनुरूप वहाँ पर कुछ परिवर्तन लाती है। हमारा देश भी इस चीज़ से अछूता नहीं है। हमारे देश में जगहों के नाम बदलना या शहरों के या फिर सड़कों के नाम बदलने की जो परिपाटी है वो कोई नई नहीं है। आज़ादी के बाद से ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री को यह अधिकार भी है कि वह कंट्री अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर दावा पेश करे। हाल ही में आपने सुना होगा कि मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान किया गया है। ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि आप जानिए कि भले ही बाबर 1526 में उज्बेकिस्तान से भारत आया हो, लेकिन ब्रिटिशों के उलट मुगल जो हैं वो अनेक सदियों की प्रक्रिया में हमारे इस धर्म बाहुल और विविधतापूर्ण भारत की बनावट में कुछ घुल मिल से गए थे। वहीं पर अगर हम विलियम मस्टो की बात करें, विलियम मस्टो वो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं जिन्होंने मुगल गार्डन की रचना की थी। अगर हम विलियम मस्टो की बात करें तो उन्होंने इस मुगल गार्डन को इस तरह से इसलिए डिज़ाइन किया क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया। वो मुगलों के जो ट्रेडिशनल गार्डन डिज़ाइनिंग थी उस चीज़ को फॉलो करते हुए उन्होंने इसकी रचना की थी। लेकिन अभी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हमने जगहों के नाम बदलने के अलावा अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाने के लिए और क्या जतन किए हैं। अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन सिस्टम की, तो आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम औपनिवेशिक सांचे में ही ऑपरेट हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर अब तक सिर्फ नाम मात्र का इसमें बदलाव आया है। हमारी हिस्ट्री की बुक्स को ही ले लीजिए, जहाँ पर बहुत कुछ अनऑथराइज तरीके से लिखा गया है और वही चीज़ हमें पढ़ने को मिली है। एक मिसाल के तौर पर आप यूँ समझिए कि विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट राजा कृष्णदेव राय को ले लीजिए या फिर राज राजा चोल फर्स्ट को ले लीजिए, इनको इतिहास में इतना पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ले लीजिए या फिर महाभारत के शांति पर्व में वर्णित राजनीतिक अंतर्दृष्टियों को, उनके अध्ययन के लिए बहुत ही थोड़े से प्रयास हुए हैं। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, भक्ति काल का नाम लगभग सबने सुना होगा। भक्ति काल हमारे कंट्री में लगभग 6 सेंचुरी तक चला था। यानी 6 शताब्दियों तक भक्ति काल चलने के दौरान भक्ति धारा की श्रेष्ठतम काव्य रचना भी वहाँ की गई। लेकिन हमारे एजुकेशन सिलेबस में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसे बहुत ही मामूली सी जगह दी गई है। अगर हम फिलोसफी के डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर भारतीय सभ्यता के जो महान योगदान हैं उनको एक परिधि में सीमित करके छोड़ दिया गया है। आज भी वहाँ पर वेस्टर्न फिलोसोफर का बोलबाला ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को जेमिनी, कपिल, गौतम ऋषि, कणाद ऋषि, पतंजलि या शंकर जैसे दार्शनिकों के बारे में अभी भी नहीं पता है। अगर मैं बात करूं नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो विलक्षण उपलब्धियां हैं वो हमारे कोर्स में लगभग नाम मात्र की है, या फिर हम यूं कहें कि नालंदा की विलक्षण उपलब्धियों के बारे में हमारे कोर्स में कोई उल्लेख नहीं मिलता, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विज्ञान की पढ़ाई में भी भारतीय गणितज्ञ और खगोलविदों का जो योगदान है उसकी हमेशा अवहेलना कर दी जाती है या नाम मात्र का सिर्फ वर्णन किया जाता है। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी हो या फिर व्याकरण के समेत अनेक भाषा शास्त्र के ग्रंथ हो, उनकी हमेशा ही उपेक्षा कर दी जाती है। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हमें वो पढ़ाई गई है जो उस पाठ्यक्रम में अनऑथराइज तरीके से लिखी गई है। हमारे एलिट स्कूलों में शेक्सपियर का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन कालिदास, कालिदास को बामुश्किल ही किसी ने पढ़ा होगा। हमारी एयरलाइंस में भी अंग्रेजी भाषा के अखबारों को ही तवज्जो दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को हमारी जो शैक्षणिक कल्पना है उसमें भी स्थान नहीं मिलता है। हम बात करें संत तुलसीदास की या फिर संत तिरुवल्लर की, तो उनकी अंतर्दृष्टियों को भी दरकिनार कर दिया जाता है। वैदिक धर्म के आश्रम व्यवस्था की बात करें या फिर गीता के निष्काम काम की, या फिर हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ की बात करें, तो इन पर भी कभी एकेडमिक गंभीरता से कोई संवाद नहीं किया जाता है। आप आर्किटेक्चर की पढ़ाई को ले लीजिए, आर्किटेक्चर की पढ़ाई में वास्तुशास्त्र को कोई स्थान नहीं दिया जाता। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। लगभग 200 ईस्वी पहले भरत मुनि का एक नाट्य शास्त्र लिखा गया था जो कि कलाओं पर आधारित दुनिया का संभवतः पहला इतना बड़ा ग्रंथ था। लेकिन इसके बारे में भी सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान लोगों को है, या यूं कहें कि अल्प ज्ञात है, तो भी कोई बुराई नहीं है।
यानी कहने का मतलब ये है कि सौंदर्य शास्त्र के छात्रों को रस परिपाक की जानकारी ही नहीं होती। और इन सब का बड़ा एक कारण ये है कि हमारे पास जो सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तरीके से नहीं है, वो कोई भी उसमें सुनियोजित ढंग नहीं है। हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है और इसी के चलते हमारे देश में विश्व स्तरीय ऑडिटोरियम और कॉन्फ्रेंस हॉल का हमेशा अभाव रहा है। आप दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम को ही बात कर लीजिए, यह ऑडिटोरियम भी अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर खरा नहीं उतरता। ऐसे में हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, हमारे ऐतिहासिक स्मारकों की दशा आप सोच लीजिए कि वो बहुत ही शोचनीय है। और म्यूजियम का तो हाल और भी बुरा है, वहाँ तो कोई मेंटेनेंस करने वाला तक नहीं है। यानी ना तो वहाँ पर प्रॉपर डिस्प्ले है और ना ही वहाँ पर कैटलॉगिंग की पूरी व्यवस्था रहती है। इन चीज़ों का हमेशा वहाँ अभाव होता है। आप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और नेशनल म्यूजियम की बात कर लीजिए, वहाँ बहुत कम लोग आते हैं, या यूँ कहें कि चंद लोग आते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। अगर हम इसके कंपैरिजन में न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट या फिर पेरिस के लूव्र की बात करें तो वहाँ लगभग सालाना 25 लाख लोग आते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें लंदन की तो लंदन के टेट में लगभग 40 लाख लोग आते हैं। इन सब के लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और हमारे यहाँ पर इन चीज़ों का अभाव है। शायद इसीलिए संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत में हम लोग पिछड़ते से जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं 2019 और 20 की, तो वहाँ पर सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो किया गया खर्चा है वो हमारी जीडीपी का मात्र 0.012% है। 2021 में संस्कृति मंत्रालय को लगभग 451 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो कि पिछले वर्ष के अलॉटमेंट की तुलना में 15% कम थे। और ये भी तब है जब 2020 का जो सांस्कृतिक बजट है वो साल के मिड में रिवाइज कर दिया गया, उसे 30% कम करके रिवाइज किया गया है। हालांकि इस बजट में कुछ हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए क्या कर रहे हैं। अगर इन शॉर्ट मैं आपको ये बात कहूँ कि संस्कृति हमारी प्राथमिकता में ही नहीं है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय संस्कृति कोष भी अब लगभग निष्क्रिय सा हो गया है। ये एक छोटा सा विश्लेषण मैंने अपनी सांस्कृतिक विरासत पे आपको बताया है। आप लोगों के इसमें क्या विचार हैं, आप भी अपने विचार व्यक्त करें। अगली बार फिर से एक और विश्लेषण के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।